हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। मैं हूं अनुराग मिश्रा, आपका हिस्ट्री मेंटर। मैं आपको बताऊंगा कि सीयूईटी पीजी में कैसे कितने नंबर का पूछा जाता है, नेट जेआरएफ में कितने नंबर का आता है। तो आज हम दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे, उसमें भी गुलाम वंश, जैसा कि कुतुबुद्दीन ऐबक से स्टार्ट होता है। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि सीयूईटी जो पीजी में पूछा जाता है, कम से कम इसमें जो मार्क्स जो पूछा जाता है वो आता है 20 से 23 नंबर जो है यहाँ पूछा जाता है। दिल्ली सल्तनत में जो मिडाइवल रहती है पूरे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत भी है। और अगर अपन देखें नेट जेआरएफ में भी लगभग आते हैं 25 से 30 नंबर का पूछा जाता है इसमें। तो ये वेटेज रखता है, अच्छा खासा पूछा जाता है। मैं आपको बताऊंगा कि गुलाम वंश में कि कैसे एक गुलाम ने एक सत्ता प्राप्त कर ली। तो पहले तो ये होता था योग्यता के आधार पर। आज अगर अपन ऐसा करना चाहें तो इसके लिए आपको करना पड़ेगी चापलूसी के आधार पे ही आप इतने बड़े पद पा सकते हैं, उसके बाद ही हो सकता है। तो जैसा कि ये पीपीटी में दिख रहा है थंबनेल में कि अपन गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुलाम वंश में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में बताया जाता है कि जो पहला गुलाम था वो कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी ने जो है आके आक्रमण किया मुल्तान होते हुए। जो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पाकिस्तान अफगानिस्तान होते हुए वो भारत में पहुंचा, क्योंकि वहाँ फरगना में उसका भाई शासन कर रहा था और उसे एक ऐसा क्षेत्र चाहिए था जहाँ उसे अच्छा खासा धन मिल सके और वो अच्छे साम्राज्य की स्थापना कर सके। तो वो भारत में आया। भारत में आते हुए उसने तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा। इसके पहले उसने गुजरात में 1173 में भी अनिलवाड़ा पाटन का युद्ध लड़ा भीमदूती से, जहाँ से उसकी पराजय हुई, अच्छी खासे पराजय हुई उसकी। तो दिल्ली सल्तनत में अपन देखेंगे कि इसका जो शासन है, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक है। विभिन्न शासकों, विभिन्न वंशों ने यहाँ जो है शासन किया है। तो गुलाम वंश में भी जो है पूरा बटा हुआ है। जैसा कि अपन देखेंगे कि मामलुक वंश का मतलब होता है यहाँ गुलाम वंश। मामलुक वंश का मतलब होता है गुलाम वंश। ये गुलाम लोग थे, इनको खरीदा गया था और खरीदने के बाद इन्होंने अपनी योग्यता दिखाई और योग्यता के आधार पर इनको पद मिलते गए। ये पहले किसी प्रांत के सूबेदार बने, सूबेदार के बाद ये धीरे धीरे जो है शासक के नजदीक आते गए और इनको बड़े बड़े पद मिलने लगे। मामलुक वंश जो है 1206 से 90 तक का शासन है। उसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश में जो प्रारंभ होता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी प्रमुख शासक रहे। अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक क्रूर शासक भी रहा। तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। तो 12 से 6 से 90 तक गुलाम वंश ने जो शासन किया है, इसमें भी जो है 3 शासन किया है 3 गुलामों ने। तो जो सबसे पहले आता है कुतुबी वंश आता है। कुतुबी वंश का मतलब होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है इसमें शासन था। कुतुबुद्दीन ऐबक ही गुलाम वंश का प्रथम शासक था। ये गौरी के साथ विजित प्रदेशों के साथ रह रहा था, ये उन क्षेत्रों को विजित कर रहा था। गौरी वापस चला गया था वहाँ अफगानिस्तान में, और जब वापस वो अफगानिस्तान में चला गया था तो वहाँ की देखभाल जो भारत की है वो यही कर रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबी वंश इसी का नाम आता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये जो है गुलाम वंश का पहला शासक था। इसके बाद आता है कुतुबी वंश के बाद शमसी वंश। शमसी वंश में आते हैं इल्तुतमिश। ये है इल्तुतमिश आता है इसमें, जिसमें रजिया इसकी जो पुत्री है वो शासिका बनी थी। खैर रुकनुद्दीन फिरोज भी इसके बाद शासक बना था, लेकिन क्या हुआ, वो अयोग्य शासक था। तो जो रजिया थी वहाँ के लोगों से एक राजत्व सिद्धांत एग्रीमेंट कराया कि आप मुझे बनाकर देखिए, आपकी जो भी समस्या रहेंगी मैं हल करूंगी। तो उसके बाद इल्तुतमिश के वो बाद रजिया बनी थी। फिर उसके बाद बनते हैं बहराम शाह, जो कि 1240 से 42 तक बने। अलाउद्दीन मसूद शाह 42 से 46 तक बने। फिर नासरुद्दीन मुबारक शाह जो कि 46 से 66 तक बने, से 46 से 66। कुतुबी वंश, शमसी वंश, फिर आता है बलवनी वंश। बलवनी जो वंश है इसके जो संस्थापक थे गयासुद्दीन बलवन थे। गयासुद्दीन बलवन ये बड़ा ही क्रूर शासक था। क्रूर का इन द सेंस ये है कि राजत्व में लोह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। लोह एवं रक्त की नीति का मतलब ये होता है ये किसी को भी माफ नहीं करता था। ये नॉर्मल लोगों, निम्न लोगों से नहीं मिलता था, अमीर लोगों से ही संबंध रखता था। इसका एक कोड भी है कि जब भी मैं तुच्छ या निम्न वर्ग के लोगों को देखता हूं तो मेरे
हाथों के रुएं खड़े हो जाते हैं, ये बलवनी वंश था। बलवनी वंश के बाद आता है ये खिलजी वंश, इसमें जलालुद्दीन खिलजी, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे। आज तो अपन आज गुलाम वंश पढ़ेंगे अपन, मामलुक वंश, खिलजी वंश। ये टोटल ये जो शासन किया था मामलुक वंश ने, ये 1206 से 90 तक का शासन था इनका, जो कि 1206 से 90, ये 84 ईयर्स तक इन्होंने शासन किया था। फिर आता है खिलजी वंश, इन्होंने जो शासन किया था 1290 से 1320, 1290 टू 3020, इन्होंने जो शासन किया था 30 ईयर्स किया था शासन। फिर आता है तुगलक वंश, 1320 टू 1412, इनका जो शासन था 92 ईयर्स का था। सबसे ज्यादा शासन करने वाले तुगलक वंश ही थे, इन्होंने सबसे ज्यादा शासन किया। इसी में से ही एक मोहम्मद बिन तुगलक था, जो सबसे शिक्षित था, पढ़ा लिखा हुआ था। खैर उसकी आलोचना भी बहुत सारी हुई थी, उसने राजधानी परिवर्तन की थी, उसने टकसाल बनाने की प्रथा लेके आई थी, हर घर में टकसाल बनने लग गए थे। तो ये सबसे ज्यादा तुगलक वंश से शासन किया था। फिर आता है 1414 टू 1451, ये आता है सैयद वंश, और ये सैयद वंश के बाद आता है लोदी वंश, ये लास्ट के थे। तो अगर अपन यहाँ से देखें तो 20 और 30, 31 और 6, 37 ईयर्स इन्होंने सैयद वंश ने शासन किया है। और अगर लोदी वंश का अपन देखें 1251 और 50 और 2 86, लगभग इनके 85 ईयर्स इन्होंने शासन किया है। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कि शासन करने वाला जो वंश था वो था तुगलक वंश, 92 ईयर्स इन्होंने शासन किया है। तो ये कुतुबी वंश था। आज अपन यहां पढ़ेंगे गुलाम वंश में कुतुबी वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी वंश, इल्तुतमिश और बलवनी वंश, गयासुद्दीन बलबन। उसके बाद खिलजी आता है, खिलजी के बाद आता है तुगलक, तुगलक के बाद सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद आता है लोदी वंश। लोदी वंश के बाद जो लास्ट जो शासन था वो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी की जो लड़ाई हुई थी वो बाबर से हुई थी, पानीपत का युद्ध लड़ा गया था 1526 में। तो इसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं। फिर आता है ये अपने मामलुक वंश। अच्छा, ये मामलुक वंश का मतलब होता है, मामलुक क्यों इनको कहा गया है? गुलाम वंश, गुलाम वंश मतलब मामलुक। मामलुक एक अरबी शब्द है, अरबी शब्द का मतलब ये है कि इनको किसने बोला है, तो ये बोला है प्रोफेसर ABM हबीबुल्ला, एक प्रोफेसर है, इतिहासकार है, उन्होंने इनको मामलुक शब्द कहा है। मामलुक का मतलब ये होता है गुलाम, ये एक अरबी शब्द है, ये एक अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है गुलाम। ऐसे गुलाम जो बाजारों से खरीदे जाते थे, जिनकी योग्यता होती थी, योग्यता के आधार पर इनको पद दिए जाते थे। जो शासक है, गौरी ने इसको खरीदा था कुतुबुद्दीन ऐबक को, और ये किसके पास रह रहा था वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि कुतुबी वंश में था, 1206 से 10 तक शासन किया। सबसे कम शासन था इसका, सिर्फ 4 साल इसका शासन था। ये गौरी के साथ 1192 से रह रहा था, लेकिन वो गौरी के अंदर, गौरी के आधिपत्य में रह रहा था। स्वतंत्र शासन इसने चालू किया था 1206 से 10 तक। 6 से 8 तक भी ये जो है उसका उत्तराधिकारी रहा है, स्वतंत्रता इसको नहीं मिली थी। फिर गौरी के जो भतीजे हैं गयासुद्दीन महमूद ने इसको जो है दास्ता मतलब गुलामी से मुक्त किया इसको, और 10 तक ये जो है स्वतंत्र शासक रहा। तो लगभग 2 ईयर्स ही ये जो है स्वतंत्र शासक रहा है। तो 2 ईयर्स जो रहा है ये दास्ता गुलामी में रहा, बाकी तो ये गौरी के आधिपत्य में ही रहा था। ये शमसी वंश है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, बलबनी वंश जिसमें बलबन आएगा, इसमें जो है इल्तुतमिश आएगा। आरंभिक जीवन की इसकी बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसको खरीदा था निसापुर के काजी का गुलाम था ये। निसापुर के काजी का मतलब ये ईरान का एक शहर है निसापुर, निसापुर के काजी का ये जो है गुलाम था। तो निसापुर के काजी अब्दुल अजीज कूफी, अब्दुल अजीज कूफी ने इसे खरीदा था। अब्दुल अजीज कूफी, अब्दुल अजीज कूफी ने इसे खरीदा। ये बाजार में जब इसको खरीदा तो अजीज कूफी ने इसको सेना की पूरी योग्यता दी, इसको घुड़सवारी सिखाई, इसको शिक्षा दी, कुरान इसको पढ़ना सिखाया, और कुरान इतना अच्छा सिखाया कि उसका सुरीला गायन करता था, अच्छे स्वर में गाता था ये सुरीला। तो जब इसको सिखाया तो ये जब अच्छा बना तो इसे कुरान खा कहने लग गए, इसीलिए उसको उपाधि भी मिली है कुरान खा की। इसकी उपाधियां भी है, लाख बख्श, लाखों में दान देता था, पील बख्श, ये हाथियों का दान देता था, इसे हातिम द्वितीय भी कहा जाता। और
सुरीला गायन इसलिए कहते थे इसको, अजीज कूफी ने इसे कुरान खा की उपाधि थी। कुरान खा क्योंकि कुरान का सुरीला गायन करता था। तो अब्दुल अजीज कूफी ने इसे खरीदा था, इसको रखा। जब अब्दुल अजीज कूफी की मृत्यु हो गई तो उसके जो बेटों ने इसको बाजार में बेच दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को फिर मोहम्मद गौरी ने खरीदा और इसे प्रांत का सूबेदार बनाया। 1192 में ये जो है 1192 में ये पानीपत के तराइन के दूसरे युद्ध में गौरी के साथ था। तराइन का सेकंड युद्ध जो है ये गौरी के साथ था, जिसमें गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। जो पहला तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था वो हुआ था 1192 में, 1191 में, 1192 में जो है जीत गए थे। इसके बाद ही कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है महत्वता बढ़ गई, इंपॉर्टेंस बढ़ गई इसकी, और ये जो है विजय क्षेत्रों में रहा और गौरी वापस चला गया था। फिर गौरी आया चंदावर के युद्ध में 1194 में, ये उसके साथ रहा। फिर इसने 1197 में अनिलवाड़ा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि गुजरात में भीम द्वितीय का शासन था, गौरी पहले उससे हार चुका था, गौरी की पहली हार थी भारत में, तो ये उसने इसका बदला लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक में। तो इसका बदला लिया इसने, पाटन के भीम द्वितीय को इसने हराया था। तो 1192 में ये वहां से कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ रहा था। ये इसका आरंभिक जीवन था। दूसरा भाग ये है कि 1192-1210 ये जो है उसका मेन शासन है कि कैसे इसने अपनी योग्यता से इतने बड़े बड़े पद धारण किए। अब ये जो आता है कि इसने इसके जो काल को है, इसके जो टाइम को पीरियड को है, इसको बांट दिया गया। कैसे बांटा गया है कि 1192 से 1206 तक ये भारत के विजय क्षेत्रों में गौरी का प्रतिनिधि रहा है। मतलब गौरी डायरेक्ट इससे बात करता था, और ये जहां गौरी जितने भी क्षेत्रों को जीत के गया था वहां इसको शासक बना के गया था कि आप देखिए हमारे क्षेत्रों को संभालिए। तो ये विजय क्षेत्रों का प्रतिनिधि था उनका गौरी का ये कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर 1206 जब गौरी की मृत्यु हो जाती है, यहां हो जाती है गौरी की मृत्यु, यहां गौरी की मृत्यु हो जाती है 1206 में। गौरी की जब मृत्यु हो गई, ये उसका उत्तराधिकारी बना। गौरी की मृत्यु हुई 1206 में, लेकिन गौरी तो वहां का था, अफगानिस्तान का, गजनवी का था, लेकिन यहाँ क्षेत्रों का कौन देखेगा, तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ही देख रहा था। लेकिन इसकी स्वामी भक्ति ऐसी थी, स्वामी भक्ति कैसी थी, ये गौरी के प्रति अगाध स्वामी भक्ति रखता था कि मालिक वो है, मैं तो नौकर हूँ, गुलाम हूँ, तो मैं उनके नाम से रहूंगा, मैं उनका गुलाम हूं, मैं उनका नौकर बन के उनकी सेवा करूंगा। तो इस हिसाब से ये शासन कर रहा था। तो ये गौरी की मृत्यु हुई। उसके बाद ये गौरी का वली अहद का मतलब होता है उत्तराधिकारी। ये देखो, ये उत्तराधिकारी बन के रहा था। तो अब वली अहद का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उत्तराधिकारी बन के रहा है 1206 से 1208। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौरी का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक कितने टाइम से कितने टाइम तक रहा है, तो वो 2 साल रहा है, 1206 टू 1208। अब 1208 से 1210 तक ये है गयासुद्दीन महमूद। ये गयासुद्दीन महमूद है गौरी का भतीजा, ये गौरी का भतीजा है। ये बैठते थे अफगानिस्तान में, गजनी में बैठते थे, तो ये वहां बैठते थे, गौरी का भतीजा था। इसने इसे दास्ता से मुक्त कर दिया। दास्ता का मतलब होता है गुलामी से मुक्त कर दिया, इसको पत्र दे दिया, तो गुलामी से हो गया मुक्त। अब इसका स्वतंत्र शासन कब हुआ है, वो 2 साल हुआ है, 1208 से 1210 तक। तो गौरी के भतीजे ने इसे दास्ता से मुक्त कर दिया। ये वहीं बैठते थे गजनी में, और यहाँ जो क्षेत्र में था वो कुतुबुद्दीन ऐबक शासन कर रहा था। आगे अपन देखते हैं। अब ऐबक की उपाधियां, गौरी ने जब इसको नियुक्त किया तो ये गुलाम था, तो गौरी ने जब इसको नियुक्त किया तो अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया था। अमीर आखुर का मतलब होता है घुड़शाला का अध्यक्ष, घुड़शाला का अध्यक्ष। ये घुड़शाला का अध्यक्ष इसको बनाया गया जब गौरी ने इसको लिया था। पर जैसे जैसे इसकी योग्यता बढ़ती गई, क्षेत्रों का प्रतिनिधि इसको बनाते गया। तो जब गौरी ने, क्वेश्चन आता है जबकि गौरी ने इसको जब अपने खरीदा तब कौन सा इसको अध्यक्ष बनाया था, तो अमीर आखुर, आखुर का मतलब घुड़शाला का अध्यक्ष बनाया। ऐबक की 2 उपाधियां हैं, इसको कहते हैं चंद्रमा का स्वामी। एक तो उपाधि ये है, तो ऐबक चंद्रमा का स्वामी, इसको 2 भागों में बांटा गया। ए का मतलब होता है चंद्रमा, ऐबक का मतलब, ए का मतलब चंद्रमा और बक का मतलब होता है स्वामी।
इस प्रकार ये जो बना है चंद्रमा का स्वामी, ऐबक का मतलब होता है, ये तो हुआ चंद्रमा का स्वामी, इसकी एक उपाधि होगी। दूसरा है मिन्हाज उस सिराज, ये कि इसके दरबारी कवि थे, तो मिन्हाज उस सिराज कहते हैं, ये मिन्हाज उस सिराज कहते हैं कि इसकी उंगली कटी हुई थी, उंगली कटी हुई थी, इसलिए जो है ये ऐबक कहलाया। अरबी शब्द है ऐबक, तो ऐबक का मतलब होता है उंगली कटी होना, तो इसकी उंगली कटी हुई थी, उंगली कटी हुई थी, इसलिए ये जो है ऐबक कहलाया। तो ये उसकी ऐबक की उपाधियां हैं कि क्या क्या उपाधियां हैं। एक तो चंद्रमा का स्वामी, मिन्हाज उस सिराज कहते हैं कि इसकी उंगली कटी हुई थी, इसलिए जो है ऐबक कहलाया। दूसरी बात है गौरी ने इसे अमीर आखुर के पद पर नियुक्त किया। उपाधियां मैंने आपको पहले ही बताया था। कुरान खां क्यों कहते थे कि जब अब्दुल अजीज कूफी ने इसे खरीदा था तो ये जो था कुरान का सुरीला गायन, कुरान पढ़ता था, उसे पढ़ाया लिखाया, उसे घुड़सवारी सिखाई, उसको लड़ना सिखाया, युद्ध कला सिखाई, इसी हिसाब से उसमें से एक उपाधि इसकी मिली कुरान खां, कुरान का सुरीला गायन। लाख बख्श, लाख बख्श का मतलब होता है ये लाखों में दान देता था, लाखों में दान देता था, दान के कारण इसे लाख बख्श कहा गया। लाख बख्श के साथ साथ इसे हातिम द्वितीय भी कहा जाता है, हातिम द्वितीय की उपाधि भी इसे दी जाती है। तो लाख बख्श या हातिम द्वितीय। और दूसरी बात कुरान खां, और एक है पील बख्श, पील का मतलब होता है हाथी, तो ये हाथियों का दान देता था, हाथियों का दान देने के कारण इसे पील बख्श की उपाधि भी मिली है। तो अगर कभी क्वेश्चन आए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की कोई उपाधियां बताइए, तो 3 उपाधियां, कुरान खां, पील बख्श, लाख बख्श या हातिम द्वितीय, तो आपको समझ में आ गया होगा ये कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां हैं। आगे अपन देखते हैं, ये इसके गद्दी ग्रहण और राजनीतिक स्थिति, ये पॉलिटिक, इसकी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है कि कैसे इसने गद्दी ग्रहण की, अभी तो मैंने आपको डिटेल में बताया ही था कि लाहौर में गद्दी, गौरी की मृत्यु के 3 महीने बाद इसने लाहौर में गद्दी ग्रहण की थी। लाहौर में इसलिए गद्दी ग्रहण करी थी कि लाहौर बीच का क्षेत्र था, दिल्ली पे भी वो देख सकता था और गजनी पे भी देख सकता था, क्योंकि गजनी में भी इसके जो है प्रतिद्वंदी, इसके जो है कॉम्पिटिटर बैठ गए थे, ताजुद्दीन यल्दोज, नासरुद्दीन कुबाचा। तो जो भारत के बाद जो पाकिस्तान जो क्षेत्र आता है पश्चिमी क्षेत्रों में, और उसके जो नीचे का दक्षिण का क्षेत्र वो सिंध का क्षेत्र है, तो वो नासरुद्दीन कुबाचा वहां बैठा हुआ था, और उसके बाद जो अफगानिस्तान में बैठा था वहां ताजुद्दीन यल्दोज बैठा हुआ था। तो इसके जो 2 कॉम्पिटिटर थे, तो जो उसके कॉम्पिटिटर थे वो कौन थे? ताजुद्दीन यल्दोज, ताजुद्दीन यल्दोज। ये कहां बैठे थे? ये थे अफगानिस्तान में, गजनी में बैठा हुआ था। और जो गजनी में गौरी का जो भतीजा था गयासुद्दीन महमूद, उसने ही इसे दास्ता से मुक्त किया था, वो भी बैठा था, पर वो नाम मात्र का था। ताजुद्दीन यल्दोज के पास ही वास्तविक सत्ता थी। और दूसरा कॉम्पिटिटर था नासरुद्दीन कुबाचा, नासरुद्दीन कुबाचा। और ये कहां बैठे हुए थे? ये बैठे हुए थे सिंध में, ये पाकिस्तान का दक्षिणी क्षेत्र है नासरुद्दीन कुबाचा। तो ये कॉम्पिटिटर था, इसलिए लाहौर में पाकिस्तान में बीच में बैठा हुआ था, ताकि ये जो दोनों हैं उसके आगे ना बढ़ जाए और दिल्ली पर कब्जा ना कर ले। तो ये उसका बात हुई लाहौर में गद्दी पे क्यों बैठा था। दिल्ली इसकी जो है आर्मी थी, दिल्ली में आर्मी बैठती थी, लाहौर में ये बैठता था। उत्तराधिकारी घोषित किया था गौरी का वली अहद। अब आपको मैंने अभी बताया था कि कब बैठा था, तो वो बैठा था 1206 से 1208 तक, 1206 से 1208 तक। ये जो है गौरी का उत्तराधिकारी रहा है, और 1208 टू 1210 वो रहा है, स्वतंत्र उसको सत्ता मिल गई थी क्योंकि भतीजे ने उसको मुक्त कर दिया था। सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की थी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये गौरी के प्रति स्वामी भक्ति रखता था, स्वामी भक्ति रखता था, तो इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। क्यों? क्योंकि गौरी के प्रति इसकी स्वामी भक्ति थी, गौरी के प्रति इसकी श्रद्धा थी, अगाध प्रेम था कि मैं गौरी का नौकर ही हूं, एक मैं उनसे कुछ भी नहीं कर सकता। अब उनके नाम का, गौरी के नाम का खुतबा पढ़वाया, खुद के नाम का नहीं। खुतबा का मतलब ये होता है कि ये बताना, एक शासन के बाहर जो है मंत्री आता है और खुतबा पढ़वाता है कि मैं ये शासक हूं, ऐसे ऐसे शासन करूंगा और ऐसे ऐसे शासन चलाऊंगा, इसको कहते हैं खुतबा पढ़वाना। और इसने सिक्के जारी करता है, कोई भी शासक आता अपने सिक्के जारी करता है। टकसाल इल्तुतमिश में मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे उन्होंने तांबा और जीतल के सिक्के जारी किए, जिसको टंका कहते थे, 175 ग्रेन का था। तो खुतबा और सिक्के इसने नहीं चलाए, वैवाहिक संबंध स्थापित किए। देखो कितना समझदार था ये, कि कैसे हम जो है अपने साम्राज्य को बढ़ा सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं, कैसे उसको मजबूत कर सकते हैं।
तो वो बड़ा चालाक टाइप का भी था, चतुर था। तो कैसे उसने किया, अब इसके दो कॉम्पिटिटर थे, ताजुद्दीन यल्दौज और गजनी और नासरुद्दीन कुबाचा। इन सबसे उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। सीधी सी बात है, जब विवाह संबंध होंगे तो वो उनसे मधुर संबंध हो जाते हैं, और संबंध अच्छे होंगे तो शासन अच्छा चलेगा, कॉम्पिटिटर फिर रहेगा ही नहीं कोई भी। तो इसी प्रकार से इनके शासन बनते गए। वैवाहिक संबंध की बात करें तो ये इसने और आगे है बख्तियार खिलजी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बंगाल में बख्तियार खिलजी पहुंचा। इसी के साथ आया हुआ था, लेकिन वो भारत में जो दिल्ली है इसके पूर्वी क्षेत्रों में गया। बंगाल तो पूर्वी क्षेत्रों में, बिहार होता हुआ, अवध से होता हुआ वो बंगाल चला गया, और इसने नालंदा विक्रमशिला विद्यालयों को, इसने औदंतपुरी को इसने पूरा नष्ट कर दिया बख्तियार खिलजी ने। और ये आगे भी मैं बताऊंगा कि कैसे ये तिब्बत पे बढ़ रहा था और इसका कैसे सत्यानाश हुआ था। तो वैवाहिक संबंध की बात करें तो मैंने आपको बताया था मैंने अभी आपको ये बताया था कि कैसे इसने जो है संबंध स्थापित किए कुबाचा के साथ। नासरुद्दीन कुबाचा जो कि सिंध का राजा था, कुबाचा, तो ये सिंध का राजा था कुबाचा, इसके साथ जो है अपनी बहन का विवाह कर दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबाचा के साथ अपनी बहन का विवाह कर दिया, तो संबंध अच्छे हो गए सिंध से, पाकिस्तान का जो दक्षिणी क्षेत्र है। इल्तुतमिश के साथ जो है अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, जो कि अभी शमसी वंश का जो इल्तुतमिश जो शासक है उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो इल्तुतमिश भी अब जो है बदायूं का सूबेदार है अभी इसके बाद, क्योंकि इसके बाद जो आराम सा बेटा इसका बनेगा उसको मार के जद के मैदान पे फिर इल्तुतमिश आ जाएगा। तो इल्तुतमिश के साथ जो अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, तो इल्तुतमिश भी खुश हो गया, उससे भी संबंध अच्छे हो गए। और ऐबक ने यल्दौज की बेटी से विवाह किया। ताजुद्दीन यल्दौज मैंने अभी आपको बताया था कि अफगानिस्तान में थे, गजनी से शासन कर रहे थे, तो यल्दौज की बेटी से विवाह किया। तो यल्दौज की बेटी से विवाह किया, तो जो इसके दो कॉम्पिटिटर थे उनसे संबंध, इसके रिलेशन अच्छे हो गए। अब उसको चिंता नहीं थी कि आके हमला करेंगे, हमारा क्या होगा। तो इस प्रकार से इसने, ये ऐबक की कूटनीति थी, डिप्लोमेटिक था कि उसने ऐसा किया। अब आता है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी की बात करें तो ये गौरी का भतीजा गयासुद्दीन महमूद ने ऐबक को दास्ता से मुक्त कर दिया। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये जो इसको दास्ता से मुक्त किया था 1208 से 1210 तक, बाकी इसके पहले गुलाम ही रहा था ये उनका। बंगाल में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी, बख्तियार का मतलब होता है भाग्यशाली, ये है बख्तियार का मतलब। जैसे ऐबक का मतलब बताया चंद्रमा का स्वामी, और मिनहाजुस सिराज कहते हैं कि इसकी उंगली कटी हुई थी इसलिए ऐबक कहलाया। अब बख्तियार का मतलब क्या होता है, बख्तियार का मतलब होता है भाग्यशाली। तो ये बख्तियार का परिचय था। अब बख्तियार खिलजी के बारे में बताते हैं विजय अभियान। बख्तियार खिलजी का क्या विजय अभियान था ये देखते हैं। ये तुर्क जनजाति से था, और इसको निम्न पद दिया हुआ था गौरी ने। क्यों निम्न पद दिया हुआ था, क्योंकि ये कुरूप था, गंदा दिखता था, इसलिए इसे निम्नतम पद दिया था। लेकिन वही बता रहे हैं ना, योग्यता के आधार पर पद मिलते हैं, तो पहले योग्यता के आधार पर मिलते थे। इसने सिद्ध किया कि अच्छा मुसलमान है, अच्छा धन इकट्ठा करेगा, अच्छा एक शासक है, एक अच्छा क्रूर शासक है, इसीलिए इसे फिर जो है अच्छा पद मिला। पद क्या मिला, ये बंगाल का शासक बन गया था, आगे जाके तिब्बत में भी जा रहा था, वहां फेल हो गया। ये तुर्क जनजाति से था, तुर्की था, अत्यधिक कुरूप होने के कारण गौरी ने इसे निम्नतम पद दिया। सबसे लोअर जो पोस्ट होती है वो इसको मिली थी। बख्तियार खिलजी जो है वहां से अफगानिस्तान से आता हुआ ये बदायूं चला गया था। बदायूं जो यूपी का एक शहर है, बदायूं, वहां चला गया था। और इसके बाद ये आता है अवध सूबेदार। अवध का मतलब होता है जो लखनऊ के जो आसपास का जो क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का जो नॉर्थ वाला जो क्षेत्र है वो है अवध। अवध में वहां के राजा ने इसको भगवत और म्यूनी के दो गांव दिए, जो कि बिहार सीमा पर थे, बॉर्डर है यूपी के पास, तो इसको जो है वहां बिहार सीमा पर भगवत और म्यूनी। ये क्वेश्चन आते हैं कि बख्तियार खिलजी को अवध में कौन से दो गांव मिले थे, तो वो मिले थे भगवत और म्यूनी। इस समय बंगाल में लक्ष्मण सेन का शासन था, क्योंकि बिहार बॉर्डर थे और उसके बाद बंगाल था, ये उसका वहीं जाने का उद्देश्य था कि वहां जाएगा और शासन करेगा। तो लक्ष्मण सेन का वहां शासन था, इसने वहां तबाही मचा दी। इसके बाद जो है बख्तियार ने 1202 में, 1202 का मतलब गौरी अभी जिंदा था। गौरी तो 1206 में मरा है। गौरी की मृत्यु कब हुई है, 1206 में। 1202 में विश्वविद्यालय का इसने विनाश कर दिया। तो अब समझ में आ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को खत्म करने वाला कौन था, तो वो था बख्तियार खिलजी। और इसने औदंतपुर और विक्रमशिला को भी नष्ट कर दिया, 3 विश्वविद्यालय को इसने नष्ट कर दिया। इसके बाद आता है इसने बिहार में, जब वो बंगाल में इसने जब जीता तो वहां किसको राजधानी बनाया, तो लखनौती एक जगह है, इसने लखनौती को राजधानी बनाया।
बख्तियार बिहार और उत्तरी बंगाल का सर्वे सर्वा बन गया। सीधी सी बात है, वहां जाएगा तो सर्वा सर्वे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में सब सर्वे सर्वा बन गया था, लाहौर में बन गया था, संबंध इसने स्थापित कर लिए तो हर जगह का स्वामी ही बन गया एक प्रकार से, और ये बंगाल का जो है सर्वे सर्वा बन गया। लखनौती को इसने राजधानी बनाया और गौरी के नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के जारी किए। तो गौरी के नाम का खुतबा ऐबक ने भी पढ़वाया था और सिक्के जारी किए थे, पर खुद के नाम के नहीं। ये इसकी स्वामी भक्ति इसकी भी थी, इसीलिए गुलाम कहलाते हैं। ये खुद कुछ नहीं करते थे, स्वामी के प्रति इनके जो अगाध प्रेम रहता था और स्वामी भक्ति रखते थे। फिर इसके बाद इसने तब तिब्बत अभियान किया। अब ऊपर अगर अपन देखेंगे नेपाल आता है, अगर अपन देखेंगे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के ऊपर नेपाल, नेपाल के ऊपर तिब्बत आता है जो कि चाइना के क्षेत्र है। अब ये तिब्बत पर कब्जा क्यों करना चाहता था? वहां के धन और व्यापार पर कब्जा करना चाहता था, व्यापार पर कब्जा करना चाहता था। क्यों करना चाहता था वहां का कब्जा? क्योंकि जो भी व्यापार लैंड रूट से जो हो रहा था व्यापार, उस पर कब्जा करना चाहता था, वहां का धन लूटना चाहता था, और जो भी व्यापार हो रहा है चाइना और भारत से, उस पर कब्जा एकाधिकार जमाना चाहता था कि हमारा अधिकार रहेगा, हमसे टैक्स लोगे, ये उसका था। तो बख्तियार ने ब्रह्मपुत्र नदी, इसको लोहित्य नदी भी कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि क्या कहते हैं इसको, लोहित्य नदी, ब्रह्मपुत्र नदी को लोहित नदी भी कहते हैं। इसने अभियान शुरू किया जिसका उद्देश्य था तब तिब्बत और तुर्किस्तान, तिब्बत के ऊपर और देखोगे तो तुर्किस्तान, तो तुर्किस्तान पर अधिकार करना चाहता। असम में माघ राजा था। इस अभियान में बख्तियार की जो अधिकांश सेना नष्ट हो गई। ये यहां फेल क्यों हो गया, उसका कारण था, देखो जो भारत का ऊपरी क्षेत्र है, नॉर्थ क्षेत्र है, वहां पड़ती है बर्फ, ठंडा क्षेत्र है। इसे पता नहीं था कि वहां के सेना के क्या हाल होंगे, तो वहां की जो सेना थी इसकी बख्तियार खिलजी की पूरी तरह नष्ट हो गई ठंड के कारण, ठंड के कारण पूरी नष्ट हो गई। कुछ भी इसके पास रसद मतलब खाना आपूर्ति इसकी सब बंद हो गई, कुछ भी नहीं था। इसको ना कोई अनुभव था ठंडे क्षेत्रों में लड़ने का, ना इसकी सेना का अनुभव था ठंडे क्षेत्रों में लड़ने का। तो ये एक प्रकार से पूरी सेना इसकी नष्ट हो गई। खुद भी बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागा है, तो इसकी रसद पूरी नष्ट हो गई और ये सेना इसकी ठंड के कारण मर गई और खुद भी जान बचाकर भागा। ये वहां से क्या हुआ, वहां से जान बचाकर भागा और फिर ये आके बंगाल में सर्वे सर्वा बन गया। आगे और अपन जब पढ़ेंगे तो बताया जाएगा कि उसके बाद जैसे जैसे यहाँ इल्तुतमिश बढ़ता है फिर इसका महत्व कम हो जाएगा और वहाँ इल्तुतमिश द्वारा दूसरा नियुक्त कर दिया जाएगा बंगाल में। इसी प्रकार से सांस्कृतिक गतिविधियां देखें किसकी, ऐबक की, कुतुबुद्दीन ऐबक की सांस्कृतिक गतिविधियां देखें। इसका कल्चरल क्या रहा है? कल्चरल ये रहा है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इसने 1194 में बनाई थी। ये कहाँ बनाई थी? दिल्ली में इसने बनाई थी। दिल्ली की पहली मस्जिद जो बनाई थी वो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये क्वेश्चन आता है कि कब बनाई थी? 1194 में, जब चंदावर का युद्ध हुआ था। चंदावर का युद्ध हुआ था तब इस समय गौरी भी था। ये गौरी ये वाला लास्ट युद्ध जीत के गया था 1194 में, वापस गजनी चला गया था, फिर फाइनली गया था। उसके बाद जो है 1194 में इसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा का मतलब ये होता है 1196 में, ये 1196 में बनाई थी। विग्रहराज चतुर्थ द्वितीय जो है इसको इसमें अजमेर में बनाया था। विग्रहराज चतुर्थ द्वितीय ने बनाया, सॉरी विग्रहराज द्वितीय ने, विग्रहराज द्वितीय ने। ये एक संस्कृत पाठशाला थी। संस्कृत पाठशाला का मतलब ये होता है कि ये भी विद्यालय ही था। जैसे बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय खत्म कर दिया, औदुंतपुरी विक्रमशिला खत्म कर दिया, तो इसने संस्कृत विश्वविद्यालय का इसने निर्माण किया था, पाठशाला का, विग्रहराज ने इसको नष्ट कर दिया और वहां मस्जिद बना दी। और मस्जिद जो बनवाई उसको कहते हैं सूफी पंजासा का 2.5 दिन का उर्स। सूफी पंजासा एक सूफी संत थे पंजासा, उनका उर्स मतलब मेला लगता था उनका, तो वो 2.5 दिन तक लगता था। तो वो 2.5 दिन तक लगता था, उसके कारण जो है 2.5 दिन का मेला लगने के कारण, 2.5 दिन का मेला या उर्स बोल सकते हैं अपन इसको, उर्स लगने के कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं या 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। तो समझ में आ गया कि ये 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं? तो पंजासा का उर्स लगने के कारण इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। दूसरी बात है, इसे तीसरी बात है कुतुब मीनार। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कराया दिल्ली में, आरंभिक निर्माण करवा पाया था, इसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद कुतुब मीनार में जो निर्माण कराया था वो इल्तुतमिश ने बाकी की जो है बिल्डिंग इसको बनाई थी। और उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक का भी इसमें योगदान रहा है, फिरोज शाह तुगलक का भी इसमें योगदान रहा है। तो ये इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक में बनाया। तो कल्चरल जो इसकी एक्टिविटी थी वो ये थी कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में और कुतुब मीनार दिल्ली में। तो दिल्ली में 2 चीजें थी,
कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। अब आते हैं ऐबक के दरबारी एवं कवि, इसने किसको अपना वजीर बनाया, क्या क्या करते थे। तो जैसा कि मैंने बताया, हसन निज़ामी ताज उल मासिर इनकी पुस्तक थी, ताज उल मासिर इनकी पुस्तक थी, ये हसन निज़ामी की पुस्तक थी ताज उल मासिर, जो कि इनके दरबारी कवि थे। ये फ़क्र मुदब्बिर जो है आदाब हर्ब या सुजात, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो आदाब हर्ब या सुजात ये युद्ध कला पर लिखी हुई पुस्तक है, युद्ध कला पर लिखी हुई पुस्तक है, ये युद्ध कला पर लिखी हुई पुस्तक है। और इसमें ऐबक का वर्णन किया गया है कि ऐबक ने इसमें क्या किया है। तो जैसा उसमें लिखा है कि ऐबक ने इसे अपना वजीर बनाया था। तो फ़क्र मुदब्बिर जो है इसका वजीर था और कवि भी था, इसकी पुस्तकें लिखता था। तो वजीर बनाया। प्रशंसा कहा है कि उसकी सेना किसानों की मर्जी के बिना अन्न का एक दाना, धान का एक तिनका, पेड़ का एक पत्ता भी नहीं ले सकती थी। इसका मतलब कितना ऐबक का प्रभाव था। वैसे भी दानी था, इसलिए उसे लाख बख्श कहते हैं। दयालु था, पील बख्श इसको कहते हैं कि हाथियों का दान देता था। तो फ़क्र मुदब्बिर ने कहा है कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था, ना सेना इसकी क्रूर थी, उसके बिना उसका कुछ भी गलत काम नहीं कर सकती थी। ये उसने लिखा है फ़क्र मुदब्बिर ने। जैसा कि उसमें युद्ध कला का वर्णन है ही। 1210 में बुजकसी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु होगी। घोड़े पे बैठकर जो पोलो खेलते हैं 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। और अब इसके बाद शासक जो बनेगा वो बनेगा इसका पुत्र आराम शाह। तो 1210 में आराम शाह जो है राजा बनता है, आराम शाह राजा बना था। और 1210 में आराम शाह लगभग 8 महीने कुछ रह पाया था, 8 मंथ इसका शासन रह पाया था। और इसके बाद इल्तुतमिश को तुर्क अमीरों ने बुलाया, जो कि बदायूं में था, और उसको तुर्क अमीरों ने बुलाया और इल्तुतमिश को राजा बनाया गया था। तो आराम शाह के बारे में यही है कि केवल 8 महीने ही शासक रहा है, जैसा कि लिखा हुआ है। ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। तो ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, क्योंकि ये उसका बेटा था, लेकिन ये अयोग्य शासक था। योग्य अगर होता तो क्या इल्तुतमिश की जरूरत पड़ती? बिल्कुल नहीं पड़ती। 8 महीने ही शासन कर पाए, अयोग्य था, इल्तुतमिश ने इसे हटाया। और कहां से हटाया? 1210 में जद के मैदान में, या जूद के मैदान में, जूद कहते हो या जद कहते हो, जद के मैदान में इसे पराजित कर दिया। तो अगर ये कहा जाए कि जद के मैदान में कौन पराजित हुआ था? इल्तुतमिश ने आराम शाह को पराजित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। इल्तुतमिश का आगमन हो जाता है। दिल्ली के मुख्य काजी, काजी का मतलब होता है न्यायाधीश, जो न्याय करते थे उसको कहते हैं न्यायाधीश। दिल्ली के मुख्य काजी थे न्यायाधीश। इन्होंने जो है, तुर्कों ने बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को दिल्ली आमंत्रित किया। और अब आ जाता है शमसी वंश। शमसी वंश जो आएगा ये इल्तुतमिश से स्टार्ट होता है, जो कि इस आरंभ होगा 1210 से। इल्तुतमिश बैठता है 1236, रजिया बैठेगी 1236 से 40, बहराम शाह बैठेगा 40 से 42, अलाउद्दीन मसूद शाह बैठेगा 42 से 46, और जो नासरुद्दीन महमूद बैठेगा 46 to 66। तो इसका शासन रहेगा, जो कि शमसी वंश का शासन रहेगा 1210 से 1266। ये गुलाम वंश का दूसरा वंश है शमसी वंश। फिर आएगा बलबनी वंश। तो इसी प्रकार से अपना जो है गुलाम वंश समाप्त होता है। आगे अपन पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।